हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है उसको पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ेंगे, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कौन कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करती है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, फार्मूला क्या होता है और कौन कौन से पैरामीटर पर ये डिपेंड करती हैं। इन सभी बातों को हम इस लेक्चर में समझेंगे। आओ सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इसकी जो वैल्यू चेंज होती है हाइट के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, वो किस तरह से होती है उसको समझते हैं। जब कभी भी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें वर्क डन का एक डेरिवेशन पढ़ना पड़ता है कि वर्क डन क्या होता है। अगर हम किसी भी पार्टिकल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से किसी ग्रेविटी पर लाते हैं, किसी ग्रेविटेशनल फील्ड पर लाते हैं, तो कितना वर्क हम करते हैं उसको, उस पार्टिकल को इनफाइनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड तक लाने में हम कितना वर्क करेंगे, वर्क डन की वैल्यू क्या होती है। और जो वर्क डन की वैल्यू होती है वही वैल्यू, वही वर्क डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो सबसे पहले हम वर्क डन देखेंगे और वर्क डन की वैल्यू जो है वही पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड पर वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड पर भी हम वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम यूज करेंगे। जैसे ये हमारे पास अर्थ सरफेस हो गई, ये अर्थ सरफेस हो गई और ये अर्थ की डिजाइन हो गई इस तरह से, ये इसका सेंटर हो गया और सेंटर ये होने से ये इसकी रेडियस बन गई, आर ई रेडियस बन गई, रेडियस ऑफ अर्थ। और यहाँ पर ये सरफेस हो गई, ये सरफेस है अर्थ की, ये सरफेस है। और हम किसी भी पार्टिकल को इनफाइनाइट से किसी पार्टिकल को इस ग्रेविटेशनल फील्ड पर लाते हैं। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ तक है, यहाँ तक इफेक्टिव है, और ये डिस्टेंस अगर हम टोटल लिखते हैं, ये वाली डिस्टेंस अगर हम लोग टोटल लिखते हैं तो लिखेंगे आर इक्वल टू आर ई प्लस एच, ऐसा लिखते हैं। ये वाली डिस्टेंस अर्थ की रेडियस हो गई और ये वाली डिस्टेंस हो गई हमारे पास हाइट। अर्थ सरफेस से जो हाइट है वो हाइट हो गई। तो हमें किसी भी पार्टिकल को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाना है, पॉइंट ए तक लाना है, और पॉइंट ए तक लाने में हम कितना वर्क डन करेंगे, वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। देखते हैं, जब हम किसी पार्टिकल को इनफाइनाइट से ला रहे हैं तो ये डी आर डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसको जब इनफाइनाइट से ला ही रहे हैं तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, फिर डी आर ऐसे करके जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर है, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पर जो वर्क डन होगा वो डी डब्ल्यू होगा। और जब वो पार्टिकल जिसका मास m है, जो अभी इनफाइनाइट पर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पार्टिकल है, इसका मास m है, ये अभी तो इनफाइनाइट पर है, और इस पार्टिकल को, इस ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से इस ग्रेविटेशनल फील्ड के पॉइंट ए तक लाना है। और ऐसा करने में हम कितना वर्क डन करेंगे, वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। तो इनफाइनाइट से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ डी आर, फिर डी आर के ये n स्टेप बनेंगे, और हर एक स्टेप में हम कुछ वर्क डन कर रहे हैं, कुछ वर्क हो रहा है। तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पर कितना वर्क डन होगा। वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, इस डी आर डिस्प्लेसमेंट पर जो वर्क डन होगा वो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी आर, ऐसा करके लिखेंगे। और एफ यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग लिखते हैं कैपिटल जी,
दोनों ऑब्जेक्ट का मास, एक तो ये अर्थ है, अर्थ का मास me, और ये जो ऑब्जेक्ट है जब ये इस पॉइंट पर आ जाएगा तब ये दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। और दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है उसका मल्टीप्लाई लिख दिया, और डिस्टेंस स्क्वायर, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है वो r है तो r स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। और अगर इस ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पर यूज करें तो जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा कैपिटल G me टाइम्स m डिवाइड बाई r स्क्वायर टाइम्स dr, इस तरह से। अब टोटल वर्क डन के लिए इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में हम लोग इसकी लिमिट यूज करेंगे, इनफाइनाइट से r की लिमिट यूज करेंगे और 0 से w की लिमिट यूज करेंगे इधर वर्क में, तो ये हो जाएगा इधर। और ये वैल्यू जो हमारे पास है कैपिटल G MEM, ये बाहर आ जाएगा कैपिटल G MEM, और इधर है r स्क्वायर, ऊपर जाएगा r पावर -2 हो जाएगा, फिर dr लिखेंगे, इनफाइनाइट से r की लिमिट हो जाएगी। इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर हमारे पास r की पावर n है और इसका dr के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इसका अगर dr के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो लिखेंगे r की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वर्क डन इक्वल टू GMEM, और इधर से r पावर -2+1 डिवाइड बाई -2+1, और लिमिट है इनफाइनाइट से r की। और इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये r पावर -1 रहेगा और r इधर है -1 बच जाएगा, तो -1 से इधर ये निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो वर्क डन हो जाएगा -GMEM, और इधर 1/r। लिमिट आप यूज करेंगे तो 1/r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1/इनफाइनाइट। तो ये फाइनल वैल्यू हमारे पास यही आ जाएगी जब हम लोग लिमिट यूज करेंगे इनफाइनाइट से r की। तो जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो माइनस का GMEM डिवाइड बाई r, ये वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि जो वर्क डन हमें मिला है यही वर्क डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो ये जो वर्क डन है यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो इसी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस एंड h हाइट, किसी हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक बार फिर से समझो कि जो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आई है यही वर्क डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो वर्क डन की वैल्यू ये है, ये वर्क डन है, और यही वर्क डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब हम लोग ये देखेंगे ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इस अर्थ सरफेस पर कितनी है, इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है और इस h हाइट पर कितनी है। फिर हम लोग दोनों में गैप देखेंगे, दोनों में डिफरेंट देखेंगे कि दोनों की वैल्यू में कितना डिफरेंट आता है, उसको देखते हैं और समझते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस एंड h हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस से h हाइट पर और सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हमारे पास ये एक अर्थ की एक डिजाइन हो गई ये, और ये अगर अर्थ की डिजाइन है इस तरह से, तो ये इसकी रेडियस हो गई, ये सेंटर हो गया और ये सरफेस हो गया। और ये जो हमारे पास एक सरफेस आ रही, ये वाली सरफेस, ये h हाइट पर है, ये h हाइट पर है। और ये वाली अगर वैल्यू हमारे पास रेडियस है और ये वाली वैल्यू अगर h है तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये RE है इतनी, तो टोटल हो गई स्मॉल r इक्वल टू RE प्लस h। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस सरफेस पर और इस h हाइट पर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस एंड फ्रॉम h हाइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
एनर्जी एट अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी U सरफेस पर हमें देखना है, अर्थ सरफेस पर इक्वल टू माइनस का GME m डिवाइड बाय स्मॉल r, और स्मॉल r इक्वल आप लिखेंगे RE प्लस H, क्योंकि आप अर्थ सरफेस पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो सरफेस पर H की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं US सरफेस पर जो पोटेंशियल एनर्जी है GME m डिवाइड बाई RE प्लस H, RE प्लस H, और H की वैल्यू सरफेस के लिए 0 हो जाएगी, तो H हो जाएगा 0 फॉर सरफेस के लिए H की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इधर हो जाएगा US इक्वल टू माइनस GME m डिवाइड बाई RE, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारे पास सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और अब हम लोग H हाइट पर कैलकुलेट करेंगे, इसको पॉइंट A कह देते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A, इस A पॉइंट पर कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है? तो इसे हम लोग लिख लेते हैं UH इक्वल टू माइनस GME m डिवाइड बाई RE, रेडियस तो ये है ही है और ये H और है, तो टोटल हो जाएगा RE प्लस H, जिसे आप स्मॉल r कह सकते हैं। और स्मॉल r को आप लिखेंगे तो लिखेंगे RE प्लस H, RE अर्थ की रेडियस है और H ये हाइट है फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो इधर लिख लेंगे हम लोग RE प्लस H, ये इक्वेशन सेकंड। और अगर हम लोग इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को कैलकुलेट करना चाहें कि इस एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, तो इस चेंज को अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इक्वल टू UH माइनस US। H हाइट पर जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस सरफेस पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें चेंज मिल जाएगा। इसे लिखेंगे डेल्टा U इक्वल टू, ये वाली वैल्यू हमारे पास निगेटिव है, निगेटिव इधर है GME m डिवाइड बाई RE प्लस H माइनस सरफेस पर जो वैल्यू हमारे पास है ये, और माइनस इसका भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा GME m डिवाइड बाई RE। अब इस पूरे से हम लोग GME m कॉमन ले लेते हैं, और GME m कॉमन लेने से डेल्टा U इक्वल टू GME m, इधर से इतना कॉमन ले लेंगे और निगेटिव वाली वैल्यू बाहर चली जाएगी, उधर चली जाएगी, ये इधर आ जाएगी RE माइनस 1 बाई RE प्लस H, ऐसा हो जाएगा। और अगर हम लोग इसे लिखें GME m और ये एलसीएम ले लें RE, इधर RE प्लस H, अगर एलसीएम ले लें तो इधर हो जाएगा RE प्लस H माइनस RE, और इधर से RE प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा GME m, इधर बचेगा GME m डिवाइड बाय, अच्छा इधर H भी है मल्टीप्लाई में, इधर RE प्लस H। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज की वैल्यू मिल गई, इतना चेंज आता है। और अगर इसे और थोड़ा कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम केवल चेंज को देखें तो यहाँ से इसे हम लोग छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को प्रेजेंट करता है। अगर थोड़ा इसे और कैलकुलेट करें तो कर सकते हैं, देखते हैं हम कैलकुलेट करके। हाँ, डेल्टा U मीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, ये है GME m और H डिवाइड बाई, नीचे लिखा हुआ है RE और मल्टीप्लाई ब्रैकेट RE प्लस H, ऐसा लिखा हुआ है। और आप ये जानते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल g यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो GME डिवाइड बाई RE स्क्वायर है, और यहाँ से अगर हम लोग GME की वैल्यू कैलकुलेट करें तो GRE स्क्वायर हो जाएगा, ये GRE स्क्वायर हो जाएगा। तो जहाँ पे
हमें जी एम ई दिख रहा है, ये इसकी जगह हम लोग जी आर ई स्क्वायर यूज कर सकते हैं। और अगर ऐसा करेंगे तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, इसकी जगह आप ये लिखेंगे जी आर ई स्क्वायर, आप समझे ना, इसकी जगह ये कैपिटल जी एम ई, ये एम ई एक साथ है, मास ऑफ अर्थ, ये ध्यान रखना। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना। और फिर स्मॉल एम और फिर एच डिवाइड बाई आर ई, इधर है आर ई प्लस एच, ऐसा है हमारे पास। और अगर इसे थोड़ा सा और हम चेंज करना चाहें या ना करें, यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो डेल्टा यू इक्वल टू जी आर ई एम एच डिवाइड बाई, इधर हो जाएगा आर ई प्लस एच। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज की वैल्यू मिल जाती है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो पोटेंशियल होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, उसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं। देखिए, जैसे जैसे टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ते हैं, वहाँ पर कूलाम फोर्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ते हैं, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे हैं। तो जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी चार्ज की वजह से, उसी तरह से यहाँ पर किसी मास की वजह से, किसी ऑब्जेक्ट की वजह से, किसी बॉडी की वजह से, किसी मटेरियल की वजह से, उस मटेरियल के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। तो अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कहीं पर किसी भी बॉडी की वजह से, किसी ऑब्जेक्ट की वजह से, किसी मटेरियल की वजह से, किसी एक पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। समझते हैं, आप इसे लिखें जरा। जैसे हमें पता है कि अगर कहीं पर, हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें मालूम है कि अगर यहाँ पर हम कोई चार्ज पार्टिकल रखें, क्यू चार्ज पार्टिकल, सपोज दैट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इस चार्ज पार्टिकल की वजह से यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल को कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करें, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज, ऐसा लिखते हैं। कौन सा चार्ज? जिसको मूव करा के ले जा रहे हैं, क्योंकि ये यहीं पर है, इसको हम मूव नहीं करा रहे हैं, तो कोई दूसरा चार्ज होगा जिसे हम मूव करा रहे हैं। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल लिखेंगे, और अगर ये डिस्टेंस r है तो लिखेंगे प्लस माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर, इस तरह से लिखेंगे। कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में कैपिटल जी को यूज करते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जैसे यहाँ पर किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मिलता है, उसी तरह से ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से इस पॉइंट पर जो r डिस्टेंस पर है, यहाँ पर अगर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को लिखेंगे तो लिखेंगे वर्क डन डिवाइड बाई मास। लेकिन ये वो मास होगा जिसको हम मूव करा के ले जा रहे हैं, क्योंकि इसे अगर हम अर्थ लिख दें तो ये दूसरा कोई मास होगा जिसको हम मूव करा के ले जा रहे हैं। जैसे वहाँ पर हमने चार्ज का एक एग्जाम्पल दिया, जिस ऑब्जेक्ट को, जिस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक हम मूव करा के ले जा रहे हैं, या यहाँ से यहाँ तक मूव करा के ला रहे हैं, उसकी वजह से इस पॉइंट पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। और अगर इसे लिखें हम लोग तो लिखेंगे निगेटिव और जी एम ई डिवाइड बाई आर, ऐसा लिखेंगे। तो जब कभी भी हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को देखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन पर यूनिट मास, पर यूनिट मास पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन पर यूनिट
मास, पर यूनिट मास पर जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसे हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर यूनिट मास नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो जब कभी हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को देखेंगे तो वर्क डन, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, डिवाइड बाय मास। ठीक, तो इसे हम लोग लिखेंगे, इसकी वैल्यू -GME/m डिवाइड बाई R डिवाइड बाई m। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव GME डिवाइड बाई R, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ये लिखेंगे। और R की वैल्यू अगर लिखते हैं नेगेटिव GME और R की वैल्यू अगर लिखेंगे RE प्लस H, तो इस तरह से हमारे पास ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाती है। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ठीक उसी तरह बिहेव करता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिहेव करता है। आप इसे इस तरह से समझिए और आप इसे लिखें जरा। अब हम लोग देखेंगे एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, हाँ समझते हैं एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। सबसे पहले हम समझेंगे एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी VE। अगर हम किसी भी पार्टिकल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को, किसी भी बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर उसे अगर थ्रो करना चाहें, फेंकना चाहें इस तरह से कि बॉडी कभी भी उस ग्रेविटेशनल फील्ड पर वापस ना आ पाए, तो जिस वेलोसिटी के साथ उस ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे, मूव कराएंगे, उस वेलोसिटी को हम उस पार्टिकल की, उस ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। सपोज दैट हमारे पास ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की लिमिट है कि यहाँ तक अर्थ की ग्रेविटी है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी मैक्सिमम होती है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड डिक्रीज होती रहती है और इनफाइनाइट में जाके जीरो हो जाती है। लेकिन कुछ डिस्टेंस के बाद ये नॉन इफेक्टिव हो जाती है, कोई बहुत वैल्यू नहीं रह जाती है। तो हमने इसकी रेंज इस तरह से डिसाइड कर ली कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस लाइन ऑफ लिमिट के बाहर फेंक दें, इस लिमिट के बाहर फेंक दें, तो वो ऑब्जेक्ट वापस कभी इस ग्रेविटेशनल फील्ड पर वापस कभी नहीं आ पाएगा। तो हम ये देखेंगे, जैसे ये कोई एक लड़का है और ये अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है तो आप जानते हो ये वापस आ जाएगी बॉल। इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी नहीं है, केवल वेलोसिटी है, क्योंकि इस वेलोसिटी की वजह से ये इस लाइन ऑफ लिमिट को नहीं क्रॉस कर रही है, थोड़ा और तेजी से थ्रो करता है। लेकिन इस लड़के के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है, इस बॉल को इतनी वेलोसिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएगा कि इस लाइन ऑफ लिमिट को क्रॉस हो जाए। लेकिन अगर हम किसी दूसरे डिवाइस के थ्रू, किसी दूसरे माध्यम से, किसी दूसरे तरीके से, किसी दूसरे तजुर्बे से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंकें कि इस लाइन ऑफ लिमिट को क्रॉस कर जाए, इस तरह से इस लाइन ऑफ लिमिट को हमेशा के लिए क्रॉस कर जाए, तो ये यहाँ पर आ गया। और ये उस टाइम होगा जब इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी, और इस टाइम इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को ही हम एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। अगर ये पार्टिकल इस लाइन ऑफ लिमिट को क्रॉस करके उधर नहीं जाता, यहीं से वापस आ जाता, तो फिर ये एस्केप वेलोसिटी नहीं होती, फिर कोई दूसरी वेलोसिटी होती। तो अगर ये पार्टिकल इस लाइन ऑफ लिमिट को क्रॉस करके बाहर गया है तो हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं उस कंडीशन में जब इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगी। और अगर ऐसा है
तभी ये पार्टिकल एस्केप करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फॉर एस्केप कंडीशन, फॉर एस्केप कंडीशन एस्केप की कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। अगर ऐसा है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल है। अगर ऐसा है तभी ये एस्केप कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी इसकी एस्केप वेलोसिटी है तो वी ई लिख देते हैं। एम उस पार्टिकल का मास है जिसको हम एस्केप करा रहे हैं, इसका मास एम है ये, और अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गए तो इसका मास एम हो गया। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग लिखते हैं तो लिखेंगे कैपिटल जी एम ई एम डिवाइड बाई आर ई प्लस एच, इधर लिखेंगे हम लोग आर ई प्लस एच इस तरह से। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर हो जाएगा वी ई स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर ई प्लस एच इस तरह से। और अगर v इक्वल कैलकुलेट करना चाहें तो इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास इसके वेलोसिटी की वैल्यू आती है। और अगर इसे थोड़ा सा और आगे कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। और देखते हैं, इसे हम लोग मिटा देते हैं। हाँ, और अगर इसे थोड़ा सा और कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि मास कितना है और रेडियस की वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही, रेडियस की वैल्यू क्या है। तो इस तरह से अगर लिखेंगे हम लोग तो जहाँ पे जी एम ई है ये वैल्यू जी एम ई नहीं समझे, ये जी एम ई इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर इस तरह से। तो हम लोग लिखेंगे एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 और फिर जी एम ई की जगह जी आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर ई प्लस एच इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर हम कहें कि जो h की वैल्यू है वो r के रिस्पेक्ट में बहुत कम है तो h को अप्रॉक्सीमेट 0 कर सकते हैं। इफ h इज वेरी स्मॉल as compared to radius as compared to RE, then we can say h की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल हम कर सकते हैं। और अगर ऐसा हम कह सकते हैं तो लिखेंगे 2GRE स्क्वायर डिवाइड बाई RE केवल, और इधर से एक RE कैंसिल आउट हो जाएगा तो VE इक्वल टू हो जाएगा 2GRE। और इसकी वैल्यू अगर हम लोग अर्थ सरफेस के लिए कैलकुलेट करते हैं तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। G ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है जिसे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं, और इसके वेलोसिटी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि वहाँ पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, और इसी इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस प्लेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वहाँ से किसी भी बॉडी को एस्केप कराने के लिए हमें उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, उसे हम ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब वो एस्केप कर पाएगी। और अगर अर्थ सरफेस के लिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करके देखते हैं कितनी आती है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। देखते हैं जरा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस, अब जब हम अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं
तो अर्थ सरफेस में जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसे हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, और अर्थ की जो रेडियस है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर हम लोग लिखते हैं। तो जो यहाँ पर पैरामीटर यूज होने हैं वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, और इसे मीटर में अगर लिखेंगे तो 10 पावर 3, 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करा लें 10 पावर 3 से, और ये मीटर में आ जाएगी ये रेडियस। अब कैलकुलेट करें जरा इसे, वीई एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई आर ई की वैल्यू हमारे पास है 6400 10 पावर 3, ऐसा है हमारे पास। और अगर इसका हम दशमलव हटाते हैं तो इधर 0 हो जाएगा, और इसके 0 से एक 0 कम हो जाएगा, तो 10 पावर इधर 4 बचेगा। इधर हम लोग लिख सकते हैं VE इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये 49, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसे, और ये 64 है ही है, 10 पावर 5 पहले था, 2 और 3, ये 5 था, एक इससे कम हो गया तो इधर 4 बचेगा, 10 पावर 4, ऐसा हम लिख सकते हैं। ऐसा तो लिख ही सकते हैं, और अगर ऐसा कर सकते हैं तो कुछ बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आएगा, देखो जरा, VE इस दो जोड़े से 1 2 बाहर आ गया, 49 से 7 बाहर आ गया, 64 से 8 बाहर आ गया, और 10 पावर 4 से 10 पावर 2 बाहर आ गया। इतनी इसके वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकंड में अर्थ सरफेस के लिए। और अगर इसे हम लोग किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो 1000 से डिवाइडेशन कर देंगे, तो लिखेंगे VE इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 डिवाइड बाई किलोमीटर पर सेकेंड, इस तरह से। तो इसके 2 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये डिवाइडेशन में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 10, ये किलोमीटर पर सेकेंड। इसे हम लोग लिखेंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इस तरह से। इतनी वैल्यू अगर है किसी भी पार्टिकल की तो मिनिमम इतनी, मैक्सिमम इससे ज़्यादा हो सकती है, मिनिमम अगर इतनी है तो पार्टिकल सरफेस से एस्केप कर जाएगा और वापस कभी इस ग्रेविटेशनल फील्ड पर नहीं आ पाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि इसके वेलोसिटी कौन कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करती है। एक तो रेडियस पर, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पर, मास पर। इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं जैसे GRE² है, इसकी जगह अर्थ का मास लिख सकते हैं। डेंसिटी पर इसकी डिपेंडेंसी है, उसको एक बार देख लेते हैं। डिपेंडेंसी ऑफ इसके वेलोसिटी, हाँ आगे हम पढ़ेंगे डिपेंडेंसी ऑफ इसके वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी। जो इसके वेलोसिटी है इसकी डिपेंडेंसी कहाँ कहाँ पर है। एक तो हम लोग लिखेंगे VE इक्वल टू, ये लिखेंगे 2GRE² या 2GME डिवाइड बाई, ऐसा लिखें, और फिर लिखेंगे RE प्लस H, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं। तो एक डिपेंडेंसी तो हो गई इस मास पर, ये जो अर्थ का मास है, जैसे ये अर्थ है, और यहाँ से अगर हम किसी भी पार्टिकल को इस लाइन ऑफ लिमिट को क्रॉस कराना चाहें तो क्रॉस कराने के लिए इसकी डिपेंडेंसी है कि रेडियस कितनी है, अर्थ की रेडियस कितनी है, और ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, और अर्थ का मास कितना है, इस पर डिपेंडेंसी है। और अगर मास को हम रिमूव करना चाहें तो मास इक्वल टू हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी की जगह रो, और वॉल्यूम 4/3 पाई RE³ मल्टीप्लाई डेंसिटी। और अगर हम मास की जगह डेंसिटी लिख दें, वॉल्यूम लिख दें, तो डेंसिटी पर भी डिपेंडेंसी होगी। और अगर इसकी जगह हम लोग GRE² लिखें तो VE इक्वल टू हो जाएगा 2GRE², इधर हो जाएगा RE प्लस H।
इस पर भी डिपेंडेंसी है कि जिस प्लेस से हम किसी भी बॉडी को एस्केप कराना चाहते हैं वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये इसके वेलोसिटी की डिपेंडेंसी है, इन पैरामीटर पर ये डिपेंड करती है। आप इसे लिखें, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी और उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। आप इसे लिखें जरा। हाँ, पढ़ते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। हाँ, देखते हैं जरा ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखेंगे VO से। अब इसे देखते हैं ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है क्या। आपको ये पता है कि जो प्लैनेट्स हैं या सैटेलाइट हैं, और वो सैटेलाइट सभी कंटिन्यू मूव करते रहते हैं अपने अपने प्लैनेट्स के अराउंड। जैसे सैटेलाइट प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं तो प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं। जब मूव करते हैं तो उनके मोशन की जो ऑर्बिट होती है वो किस जगह पर मूव कर रहे हैं, उस ऑर्बिट पर किसी भी प्लैनेट्स की, किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है, किसी भी सैटेलाइट की, वो चाहे सैटेलाइट नेचुरल हो या आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो, जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। जैसे ये अर्थ है और इस अर्थ के अराउंड ये ऑर्बिट है। अच्छा, ऑर्बिट एक नहीं बहुत सारी होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। ऑर्बिट का मतलब किसी भी पार्टिकल का पाथ, और ये सड़क नहीं है कि एक सड़क चला गया फिर दूसरी सड़क तो दिखती है, ऐसा नहीं है। ये वर्चुअल है। एक जो पार्टिकल इधर से चला गया उसका रास्ता बना नहीं कि पद चिन्ह जाके बन गए और फिर हम दोबारा देखें कि ये सैटेलाइट, ये ऑब्जेक्ट इसी पाथ से गया है और इसी पाथ पर कंटिन्यू मूव कर रहा है। मूव करने के लिए तो कंटिन्यू मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई चिन्ह नहीं बनता है कि इसी में बार बार मूव करेगा, ऐसा हम पहचान सके, ऐसा नहीं है। हालांकि वो मूव तो इसी में करता है। ये हमारे पास कोई सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है और ये मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है VO वेलोसिटी से। अच्छा, एक सैटेलाइट नहीं है, बहुत सारे सैटेलाइट हैं। यहाँ पर कोई होगा, फिर यहाँ पर बहुत सारे सैटेलाइट होंगे, फिर यहाँ पर होंगे। इस तरह से ये सभी सैटेलाइट अलग अलग ऑर्बिट में या एक ही ऑर्बिट में इस तरह से मूव करते रहते हैं। जब ये मूव करते हैं तो इनके मोशन की जो स्पीड होती है, मोशन की जो वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। क्योंकि ये वेलोसिटी ऑर्बिट पर है, इनकी जगह पर है, इसलिए इस वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ये एग्जांपल अगर हम समझें तो न्यूक्लियस से समझ सकते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है और इसके आसपास ये ऑर्बिट बनी होती हैं, ये ऑर्बिट बनी होती हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। एक ऑर्बिट में कई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ऐसी ऑर्बिट हैं जिसमें से 4, 5, 10 या 20 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कुछ ऐसी ऑर्बिट हैं जिनमें 2 या 1, या कुछ ऐसी ऑर्बिट हैं जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड अपनी ऑर्बिट में जिस वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, उस वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ये सभी इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, उस वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो यहाँ पर भी एक रूल अप्लाई होता है। वो ये होता है कि इनका जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है। इनका जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, कूलाम फोर्स है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पर मूव करेगा तब यही एप्लीकेशन वहाँ पर अगर हम यूज करना चाहें, यही कंसेप्ट वहाँ पर अगर हम लगाना चाहें, तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये अर्थ है, इसका मास me है, ये डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस हो गई r, और r की वैल्यू हम लिखेंगे re प्लस h, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये वाली वैल्यू हो गई हमारे पास, इसकी रेडियस हो गई
और ये हमारे पास हो गई इसकी हाइट हो गई, सरफेस से किसी भी प्लैनेट की जो हाइट है तो टोटल हो गई RE प्लस H हो गई। और ये जो प्लैनेट्स है, जो सैटेलाइट है, ये कंटिन्यू इसके अराउंड मूव कर रहा है। अगर हम इसे सैटेलाइट कहते हैं तो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है। तो मूव करते समय इसमें हम देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, और अगर ऐसा कर रहा है तो हम इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, ये हमारे पास अर्थ हो गई, और इस अर्थ के अराउंड ये ऑर्बिट है, ये दूसरा कोई सैटेलाइट हो गया। और ये सैटेलाइट जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उस वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ये डिस्टेंस स्मॉल r है, स्मॉल r इक्वल टू RE प्लस H लिखेंगे। और अब हम देखेंगे कि दोनों एक दूसरे पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट आउटसाइड और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनसाइड। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया और ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरह से हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी वैल्यू mv² डिवाइड बाई r, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसे हम VO लिख सकते हैं, इक्वल टू कैपिटल G me अर्थ का मास मल्टीप्लाई ऑब्जेक्ट का मास डिवाइड बाय दोनों के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस r, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर सकते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो VO² इक्वल टू इधर हो जाएगा हमारे पास GME और डिवाइड बाई r, ऐसा हो जाएगा। तो VO इक्वल टू अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो लिख सकते हैं VO यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू ये GME डिवाइड बाई RE प्लस H, ऐसा लिख सकते हैं, RE प्लस H ऐसा लिख सकते हैं। और अगर हम लोग GME की जगह GRE² लिखना चाहें या मास की जगह वैल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी लिखना चाहें तो वही डिपेंडेंसी होगी जो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी में जो डिपेंडेंसी थी, ध्यान रखना। अगर हम लोग एस्केप वेलोसिटी को दोबारा ध्यान करें, इसको अगर रिमाइंड करें तो हमने लिखा था इसे 2GME डिवाइड बाई RE प्लस H ऐसे लिखा था। और आपने अगर इसको थोड़ा सा चेंज किया तो VE इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं √2 अलग कर लें और नेक्स्ट रूट में, अगले रूट में हम लिखेंगे GME डिवाइड बाई RE प्लस H ऐसा लिखेंगे। तो इसे लिख सकते हैं VE इक्वल टू ये हमारे पास इसी तरह बना रहेगा, VE इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2GME डिवाइड बाई RE प्लस H, इस तरह से लिख सकते हैं। और VE इक्वल टू √2 और फिर अगले रूट में हम लोग लिखेंगे GME डिवाइड बाई RE प्लस H ऐसा लिखेंगे। और ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की है, तो हम लोग लिखेंगे VE इक्वल टू √2 VO। ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में रिलेशन आ गया। और आप देख रहे हैं कि जो डिपेंडेंसी एस्केप वेलोसिटी की है वही डिपेंडेंसी ऑर्बिटल वेलोसिटी की है। दोनों में केवल √2 टाइम्स का डिफरेंट है ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट को हमने एस्केप कराया है अर्थ सरफेस से वही किसी ऑर्बिट पर कंटिन्यू मूव कर सकती है, तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसकी ऑर्बिट पर और एस्केप कराने के लिए जो वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है उन दोनों में ये रिलेशन है। आप इसे लिखें जरा। और हम लोग ग्रेविटेशनल के अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केपलर्स के तीनों एप्लीकेशन पढ़ेंगे, केपलर्स की तीनों एप्लीकेशन को पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे केपलर की जो तीनों एप्लीकेशन है, तीनों जो लॉ हैं उन्हें हम किस तरह से समझते हैं और किन बातों पर वो डिपेंड हैं, केपलर के तीनों जो लॉ हैं। आप इसे लिखें जरा।